नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई ये हमारा चैप्टर चल रहा है और अब तक हम लोगों ने समझ लिया है कि कोशिका क्या होती है और हमें अब ये भी पता चल गया कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एक पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या हैं आज से हम वो समझना शुरू करेंगे। तो उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली या जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या है वो खोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, अब हमारे सामने आ रहा है कोशिका किससे बनी होती है और हम लोगों ने जैसे पहले इससे पहले जो मेरा सेशन करा था उसमें समझ लिया था कोशिका के अंदर भी कुछ एक कोशिकांग होते हैं जिनसे कोशिका बनी होती है। और दूसरा जो हम प्रश्न देखेंगे उस मतलब मीन्स जिसके बारे में हम बात करेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि कोशिका के अंदर कुछ विशेष घटक होते हैं और जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और अब हमें देखना है कि वो सारे अंदर कोशिका के अंदर वैसे ही हम देख रहे हैं वो एक सेल इतना छोटा है तो उसके अंदर जो और उसके ऑर्गेनिल्स है वो कितने और छोटे होंगे। तो हम कोशिका का अगर हम एक माइक्रोस्कोप से अध्ययन करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कुछ कॉमन चीजें भी हैं कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जो कॉमन एक हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और कोशिका के अंदर ये होने वाले समस्त क्रियाकलाप और तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। तो मीन्स अब जो हमारा अगर हम चीज अब मीन्स अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कुछ जो एक सेल का बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने अंदर जो जो क्रियाविधि हो रही है वो इन 3 से एक इफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये जो होती है ये कोशिका की एक बिल्कुल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। मैं आपको और दिखाऊंगी, पहले जो है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और इसका क्या है ये जो है ये जो एक उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये जो बाहर का जो एक जो पर्यावरण है उससे वो बिल्कुल उसको अलग कर देती है। क्लियर? और उसके साथ ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। तो यहाँ पे मीन्स वो प्लाज्मा जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको पर्यावरण से वो अलग रखती है और एक वो कंट्रोल भी करती है कि अंदर और बाहर जो पदार्थ आ रहे हैं वो कौन से आने चाहिए, उन पर कंट्रोल करती है और उनकी जो गति है वो उसको भी कंट्रोल करती है। तो बच्चों पहले हम थोड़ा सा ये जो है तो इसकी भी एक पिक्चर देखकर इसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ। तो बच्चों देखिए ये आपका हमने पहले वाले भी सेशन में देखा था, ये एक कोशिका का अगर देखें अंदर क्या क्या उसके ऑर्गेनिल्स हैं उसकी पिक्चर है। और यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं ये देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में। ये जो बिल्कुल बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये है कोशिका झिल्ली। और जो हम कह रहे हैं ये बाहर के वातावरण से एक अलग रखती है। तो आप देखिए ये हमारा हमने प्याज की जगह देखा था ना झिल्ली का, तो ये देखिए कि ये जो है ये इसका मेम्ब्रेन है और इसके अंदर तो यहाँ पे देखें अगर तो ये इसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो मेम्ब्रेन है देख रहे हैं ये दूसरे जो सेल है उससे उस अंदर का जो मटेरियल है उसको सेपरेट रख रही है। तो हर सेल में क्या है एक मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन जो अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक सुरक्षित कर रही है और उसके अंदर क्या एक पदार्थ आने हैं क्या अंदर से बाहर जाने उसको वो कंट्रोल करती है। तो ये है आपकी कोशिका झिल्ली। क्लियर हुआ? अब हम लोग चैप्टर में और देखते हैं।
इस कारण क्या है, हम कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, सेलेक्टिव हमारी वो होती है। तो ये आप इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और मैं आपको नोट्स में भी दूंगी, लेकिन अगर आपको बुक में मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो झिल्ली है, ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। और उनकी ये पॉइंट्स आप ऐसे नोट कर लीजिए। कोशिका की सबसे बाहरी परत है, और ये आप कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, और उनकी पदार्थों की गति को भी रोकती है। मैं आपको नोट्स भी दे, जहां तक मुझसे पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको वो नोट्स भी दे देती हूँ, लेकिन बुक में भी मार्क कर लेते हैं तो रिवीजन के समय हमें इजी रहता है। अब मेन आ रहा है, जब हम कह रहे हैं कि ये एक पदार्थों की गति पर कंट्रोल करती है, तो ये जो है कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर गए कैसे आते हैं, इसको अब हम समझते हैं। कुछ पदार्थ जैसे हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, यह हमारा रेस्पिरेशन की क्रिया है। हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर निकालते हैं। तो देखिए, एक हमें आदान प्रदान पता चल गया। तो ये कैसे एक हमारा जो मेम्ब्रेन है इसको कैसे कंट्रोल करती है, इसको हम समझते हैं अभी। तो ये जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो हमारा आदान प्रदान है, वो कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया द्वारा ये आ जा सकते हैं, या विसरण क्रिया द्वारा ये होती है। तो ये जो विसरण क्रिया है, इसको हम जानते हैं कि ये जो विसरण क्रिया है, ये सांद्रता के कॉन्सेप्ट पर है, कि जब हमारा सांद्रता में का एक डिफरेंस आता है, मींस एक जगह उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से मींस जहां ज्यादा सांद्रता है, उससे वो जहां कम सांद्रता है उसकी तरफ उसका एक मूवमेंट होता है। तो यहाँ ये हमने देखा है विसरण क्रिया विधि में। तो इस प्रकार क्या होता है, जब हमारी कोशिका में हमारा अंदर CO2 का एक जो है वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ज्यादा आ जाता है, तो वो विसरण क्रिया के कारण CO2 बाहर चला जाता है। और जो बाहर के एटमॉस्फेयर, जो सेल का बाहर का एटमॉस्फेयर है, वहां पे ऑक्सीजन की एक सांद्रता बढ़ जाती है, तो जो अंदर कम हो जाती है, तो वो अधिक जो ऑक्सीजन बाहर है वो सेल के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार पूरी विसरण क्रिया चलती है। ये क्रिया को मैं आपको एक पिक्चर से और समझाती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। सो बच्चों, विसरण क्रिया पे वो समझने से पहले जो हमने कोशिका झिल्ली का मार्क करा था, पहले उसे देख लेते हैं कि ये जो मैंने कहा था आपको पॉइंट से भी दिखाऊंगी कि कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है। ये कोशिका घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। और ये जो होते हैं कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो हम जब ऐसे बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लेते हैं, हमें जल्दी समझ में आता है। और विसरण की जो है, तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं। तो ये आया, अगर विसरण को आपको एक उसके डेफिनेशन समझती हो तो आप इसके हेल्प से आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो कभी अगर आप भूल गए तो ये आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं, देखिए गैसों का आदान प्रदान। यहाँ पे देखिए, जो हमारे ये एक कोशिका है, जो मैंने रेड से आपको दिखाई ना, ये एक कोशिका है। इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, बाहर जो रक्त वाहिका है, जो हमने अभी आपसे बात कर रहे थे कि बाहर का वातावरण, तो हमारा जो सेलुलर, हमारा जो बॉडी है, उसमें पूरे बॉडी में हमारे सेल्स भी फैले हुए हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी उन सेल से लगी हुई।
तो जो ब्लड वेसल्स हो गए, ये क्या हुआ, ये हमारे हो गए सेल का बाहर का वातावरण। तो हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ इस पर फोकस करते हैं। तो हमारा देखिए, ये समझ लीजिए ये सेल्स हैं, ये मेरा एक हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो वो विसरण क्रिया के कारण बाहर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है ब्लड वेसल्स में, तो वो उसमें चली जाएगी। वो आज जब हम रेस्पिरेशन का डिटेल में पढ़ेंगे, तो आर्टरीज और वेन्स इनके सॉरी जो जो हमारे डिफरेंट जो कैपिलरीज हैं और आर्टरीज वेन्स, उनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल ब्लड वेसल बोल रहे हैं। तो यहाँ देखें, तो जब हमारा अंदर यहाँ पे ये सेल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो बाहर निकल जा रही है। अब हम दूसरा देखते हैं, जब ऑक्सीजन की हमारी बाहर जो ब्लड वेसल्स है, इसमें ऑक्सीजन अधिक है, तो वो क्या होगा, और ये जो सेल है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो विसरण क्रिया के कारण ये जो ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन यहाँ से सेल के अंदर, कोशिका के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा स्ट्रक्चर से समझाना चाहा कि इसके अंदर सांद्रता अधिक है तो बाहर हो रहा है, और ऑक्सीजन की सांद्रता रक्त वाहिका में अधिक है, तो वो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है कोशिका के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं गैसों का आदान प्रदान हमारा कोशिका झिल्ली से की हेल्प से होता है। और ये कोशिका जो ये झिल्ली है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा एक कंट्रोल करती है। सो इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान हमारा विसरण क्रियाविधि द्वारा होता है। तो ये जो मैंने आपको से एक स्ट्रक्चर से दिखाया, मैं आपको बुक में और दिखा देती हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन का है कि आपको मालूम हो कि हमने कौन सा पोर्शन कवर करा है। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको इस पैराग्राफ में पूरा समझाया है, ये वो मैंने आपको एक थोड़ा डायग्राम की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। सो ये हमने देखा कि किस प्रकार ये एक गैसेस का आदान प्रदान होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जल का भी एक आदान प्रदान होता है, और वो कैसे क्रियाविधि होती है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो यहाँ पे अभी जो हमने देखा है कि किस प्रकार हमारा ये एक गैस का आदान प्रदान कोशिका के अंदर हो रहा है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में देखा, और हम जब सेल स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, कोशिका के स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी बाहर की लेयर जो है प्लाज्मा जो झिल्ली है उसके बारे में समझा, और देखा कैसे वो जो है बाहर के वातावरण से अंदर के जो उसके ऑर्गेनील्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और किस प्रकार हमारा गैस का आदान प्रदान हो रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे जल का कैसे आदान प्रदान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।